हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी। और जैसा कि आपको पता है, हमने पीटी 365 का अपडेटेड पार्ट 1 का पॉलिटी करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और एनवायरनमेंट वाला पार्ट अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। तो एनवायरनमेंट के टोटल जो डिटेल्ड पार्ट बने हैं वो 4 पार्ट्स बने हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्विक रिवीजन वाला पार्ट एनवायरनमेंट का, जिसमें हम सारा का सारा कवर कर लेंगे, जिससे आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे, कोई भी जैसे यूपीएससी का अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं या जीपीएससी का एग्जाम है और कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स लगते हैं, तो उन सारे एग्जाम्स में आप एग्जाम के 1 या 2 दिन जब भी आपको लगे आपको सिर्फ रिवाइज करना हो, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपका करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। अभी अपडेटेड पार्ट 1 में कहाँ से कहाँ तक का करंट अफेयर्स है, तो फरवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2021 तक का करंट अफेयर कंप्लीटेड है। ठीक है, तो वो हम आज उसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ज़्यादा बात करने से वीडियो लंबा हो जाता है, इस वजह से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंट ग्रेन्स। पहला क्लाइमेट चेंज में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अभी अभी 2023 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं, स्मॉल सीडेड ग्रास होते हैं या सीरियल क्रॉप्स होते हैं या ग्रेन्स होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक मेजर मिलेट्स होते हैं, एक माइनर मिलेट्स होते हैं। मेजर मिलेट्स में आते हैं सोरगम, पर्ल, मतलब ज्वार, बाजरा, रागी आते हैं। और माइनर मिलेट्स में आते हैं फॉक्सटेल, लिटिल, कोडो, पोरसो ये आते हैं। और स्यूडो मिलेट्स में आते हैं रजगिरा एंड कुट्टू आते हैं। ठीक है, अब इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। 41% ग्लोबल मार्केट जो है वर्ल्ड का वो इंडिया के अंडर में आता है। मैक्सिमम एरिया जो मिलेट्स का है वो राजस्थान में आता है। मिलेट्स जो ग्रो होता है वो खरीफ सीजन में होते हैं, जुलाई से अक्टूबर के बीच में। और मिलेट्स का जो ग्रो मेनली होते हैं वो एरिड और सेमी एरिड रीजन में। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये माइल्ड न्यूट्रिशन को फाइट करने में हेल्प करता है, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करता है और इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं जानने के लिए। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है वो है नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिलीज की है। इसमें क्या किया जाएगा, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी वल्नरेबिलिटी है उनको असेस किया जाएगा इंडिया के लिए, और फिर उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी स्टेट्स की और डिस्ट्रिक्ट की, कि वो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को कैरी आउट करे, जैसे जो भी वल्नरेबिलिटी है उसको सॉल्व किया जा सके। इसके 2 नेशनल मिशन हैं, 2 नेशनल एक्शन प्लान हैं। पहला है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर में नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। इसमें क्या करेंगे, जो हिमालयन ग्लेशियर्स है उनको मेल्ट होने से प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा है नेशनल मिशन ऑन दी स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर दी क्लाइमेट चेंज। ये क्या करेंगे, डायनेमिक एंड द वाइब्रेंट नॉलेज सिस्टम बनाएंगे और सपोर्ट करेंगे नेशनल पॉलिसी और एक्शंस को, जिसमें क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस और ये सारी चीजों को देखा जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा टॉपिक जो है वो इंडिया थर्ड बाय एनुअल रिपोर्ट टू द यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन द क्लाइमेट चेंज की तीसरी बाय एनुअल रिपोर्ट आई है। बाय एनुअल रिपोर्ट मतलब 2 साल में एक बार जो रिपोर्ट आती है उसको बाय एनुअल रिपोर्ट आती है। और इंडिया ने ऐसा बोला है कि वो अपने ट्रैक पे है, जो वॉलंटरी डिक्लेरेशन उन्होंने किया था एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए 2020 से 25% वो एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे 2005 के लेवल के कंपैरिजन में 2020 में। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को सबमिट किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया है। किसको किया है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन दी क्लाइमेट चेंज। अब इंडिया ने ऐसा बोला है कि वो ट्रैक पे अपनी वॉलंटरी डिक्लेरेशन को 2005, अब इसमें इंडिया की एमिशन इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है 24% तक। और सोलर एनर्जी भी बिल्ड कर ली है इंडिया ने। ठीक है, रिन्यूएबल पावर भी इंस्टॉल करा है। ये सारी ट्री कवर हमारा इंक्रीज हो गया है 1.65%। इसकी वजह से हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है। अब इंडिया जो है, इंडिया का टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का 175 गीगावाट। और इंडिया जो है अभी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल कर चुका है 93 गीगावाट मार्च 2021 तक। अब ये 175 गीगावाट जो टारगेट है वो दिसंबर 2022 तक होना चाहिए, और हम इसमें कितना लैग कर रहे हैं, 83 गीगावाट हमारा लैग कर रहा है। ठीक है, अब अदर ग्लोबल इनिशिएटिव क्या क्या है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो यूरोपियन क्लाइमेट लॉ आया है। यूरोपियन यूनियन ने इसको कमिट किया है कि वो क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएंगे 2015 तक। ऐसे ही सेम न्यूजीलैंड ने भी वर्ल्ड का फर्स्ट क्लाइमेट चेंज रूल्स निकाले हैं। ये भी कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा किसमें, 2050 में। आपको सिर्फ ये याद रखना है, न्यूजीलैंड पहली कंट्री बनी है जिसने फर्स्ट क्लाइमेट चेंज रूल्स निकाले हैं। ठीक है,
अब इंडिया और यूएस भी क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव के लिए एजेंडा लेकर आए हैं 2030 पार्टनरशिप, जिसमें इंडिया और यूएस जो है क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स लेंगे। इसमें वो एक्सेलरेट करेंगे, इंक्लूड करेंगे लो कार्बन ग्रोथ बाय सपोर्टिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में पहला जो टॉपिक है कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कमीशन बनाया गया है नेशनल कैपिटल रीजन और एडजॉइनिंग एरियाज के लिए। पहले ऑर्डिनेंस 2020 में पास किया गया था जो लैप्स हो गया है अब, ठीक है, और उसको रीप्रमलगेट कर दिया है। कमीशन जो है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का क्रिएट किया गया एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी टू मैनेज द एयर क्वालिटी इन द नेशनल कैपिटल रीजन। आपको पता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी का प्रॉब्लम रहता है, इस वजह से ये कमीशन बनाया गया है जो उसके दिल्ली कैपिटल रीजन और उसके आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज जो है उनपे उनको देखेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हमारी न्यूज है न्यू एमिशन नॉर्म्स फॉर द कोल फायर्ड पावर प्लांट। जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है उनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने वो एक डेडलाइन दी थी कि थर्मल पावर प्लांट्स को 3 इयर्स के लिए अपने एमिशन नॉर्म्स के लिए कुछ डेडलाइंस दी थी। उसमें उन्होंने, क्योंकि क्या होता है एनवायरमेंटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मर्क्यूरी, वाटर यूज फॉर द कोल, ये सारी चीजें थर्मल पावर प्लांट्स क्या करते हैं, एमिट करते हैं। तो इंडिया ने 2017 डेडलाइन रखी थी कि जो थर्मल पावर प्लांट्स है उनको क्या इंस्टॉल करना है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट स्टैब्लिश करना है, जो क्या करेगा सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को कट डाउन करेगा। लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इस डेडलाइन को कब तक कर दिया है, 2022 तक कर दिया है, दिसंबर 2022 तक कर दिया है। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट है हमारा मरीन लिटर। मरीन लिटर मतलब जो हमारे मरीन है मतलब ओशियन है उसमें प्लास्टिक लिटर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मरीन लिटर। कंट्रीज जितनी भी ओशियन के वो क्या करेंगे, टैकल करेंगे मरीन प्लास्टिक लिटर अंडर द एम्बिशियस ग्लोबल प्रोजेक्ट कॉल्ड द ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, जिसमें टैकल किया जाएगा मरीन प्लास्टिक लिटर को, ठीक है। अब ये मरीन लिटर क्या होता है, कोई भी ऐसी पर्सिस्टेंट मैन्युफैक्चर्ड और या सॉलिड मटेरियल जिसको सी में डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और उसके बाद सी में डिस्कार्ड कैसे होगा, रिवर के थ्रू, सीवेज के थ्रू आ जाएगा, स्टॉर्म वाटर के थ्रू आ गया, विंड के थ्रू आ गया, और उसके वजह से मरीन पॉल्यूशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मरीन लिटर बोलते हैं। एटलीस्ट 10 मिलियन टन जो होता है प्लास्टिक हर साल ओशियन में आता है, जिसके वजह से मरीन डेब्रीज बनती हैं। एक प्लास्टिक बॉटल, जो हम पानी की बॉटल यूज करते हैं, कोई भी प्लास्टिक बॉटल जो हम यूज करते हैं, वो ओशियन में कितने टाइम तक रह सकती है, मरीन एनवायरनमेंट में 450 ईयर, 450 साल तक रहती है, ठीक है। उसके बाद वो कहीं जाके डिकम्पोज होती है। इस वजह से मरीन लिटर जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अब सेकेंड वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज की गई है। पहली जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी वो 2015 में की गई थी, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जनरल फर्स्ट वर्ल्ड ओशन असेसमेंट वाज कंप्लीटेड इन 2015 में किया था। अब इसमें क्या मिला है, जो भी मरीन एनवायरनमेंट है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेमोग्राफिक चेंजेस, इन सब के लिए। अब इस रिपोर्ट में इन्होंने बोला है कि जो 90% मैंग्रोव्स है, सी ग्रासेस हैं, मास प्लांट स्पीसीज हैं, ये सब कुछ क्या हो गए, नियर टू थ्रेटन्ड है। इवन 30% जो सी वर्ड स्पीसीज है वो भी क्या है, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रही हैं। हमारी जो ओशियंस है उसमें डेड जोन्स क्रिएट हो गए। डेड जोन्स क्रिएट हो जाना मतलब लो ऑक्सीजन, हाइपोक्सिक हो जाना, मतलब ऊपर क्या हो जाता है, ओशियन के ऊपर अलगल ब्लूम हो जाता है। उसके वजह से सारी ऑक्सीजन, सारे न्यूट्रिएंट्स को अलगल ब्लूम यूज कर लेता है। तो जो नीचे जो भी मरीन एनिमल्स रहते हैं, स्पीसीज रहते हैं, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन डेफिसिट एरिया बन जाता है। इसकी वजह से लो ऑक्सीजन होने की वजह से अंदर कुछ जो स्पीसीज होते हैं वो मरने लग जाते हैं, तो वो डेड जोन बन जाता है। उसको बोलते हैं हम डेड जोन और लो ऑक्सीजन जोन या हाइपोक्सिक एरिया, जिसमें ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो बहुत कम हो जाती है। तो डेड जोन जो है ओशियन में वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, डबल हो गए हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मरीन हीट वेव्स हैं वो भी इंक्रीज हो गई है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो गई है और उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो गई है। क्लियर है इतना। फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ओशियन की एबिलिटी है एंथ्रोपोजेनिक कार्बन को हटाने की, वो भी अब क्या हो गई है, कम हो गई है। मतलब वो एंथ्रोपोजेनिक कार्बन जो है उसको वो नहीं कर पाता है, डिकम्पोज नहीं कर पाता है। ये सारी चीज हो रही है।
फिर नेक्स्ट जो न्यूज में रहा है वो है इलीगल सैंड माइनिंग। अब बिहार गवर्नमेंट जो है उन्होंने इलीगल सैंड माइनिंग जो है रिवर ब्रिजेस के पास में उनको सैंड माइनिंग जो है रिवर ब्रिजेस के पास में उनको बैन कर दिया है। क्यों बैन कर दिया है? क्योंकि माइनिंग जो है वो ओनली वाटर फ्लो को डाइवर्ट नहीं करती है, वो जो ब्रिज के फाउंडेशन है उन सबको भी क्या करती है, थ्रेटेंड करती है। इस वजह से सैंड माइनिंग को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। सैंड जो है एक माइनर मिनरल है और सैंड माइनिंग को रेगुलेट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। इस वजह से बिहार गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया है। ठीक है, अब इलीगल सैंड माइनिंग के क्या कॉजेज है? सप्लाई डिमांड मिसमैच हो गया है, सैंड के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, 150 से 200% इंक्रीज हो गए 2 साल के अंदर। इसके वजह से सैंड माफिया के केसेस बढ़ने लग गए हैं। अब स्टेप्स क्या क्या लिए जाते हैं सस्टेनेबल माइनिंग के लिए? तो एक तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना चल रही है, माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम बिठाए गए हैं और डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव टू सैंड। सैंड का ऑल्टरनेटिव डेवलप किया जा जैसे कि फ्लाई ऐश का यूज करना, स्लेक का यूज करना, पाउडर ग्लास का यूज करना, ये सारी चीजें हो रही है। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में पहला जो टॉपिक है वो है नगोया प्रोटोकॉल से रिलेटेड ऑन द एक्सेस एंड द बेनिफिट शेयरिंग। अब नगोया प्रोटोकॉल क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि ब्राजील जो है वो हमारी कौन सी 130th कंट्री बन गई है जिसने नगोया प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है। नगोया प्रोटोकॉल कब आया था? 29 अक्टूबर 2010 में आया था नगोया जापान में। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था किसका? कन्वेंशन ऑन दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करना बेनिफिट्स का। मतलब किसका? जो भी मिलेगा, जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज है उनसे जो भी हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उनका इक्विटेबल शेयर किया जाए, उनके बेनिफिट्स को इक्वली शेयर किया जाए, साथ में कंजर्व किया जाए एंड सस्टेनेबल यूज किया जाए बायोडाइवर्सिटी का। इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट है हमारा नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान 2021 से 26 तक। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी अभी नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान रिलीज किया है 2021 से 2026 तक का। अब इसमें इनका गोल क्या है? इस स्पीसीज को कंजर्व करना, ठीक है, और इम्प्रूव करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मरीन टर्टल्स और उनके हैबिटेट्स के बारे में ये सब कुछ करना। मतलब इम्प्रूव करना कि कैसे मरीन टर्टल्स जो होते हैं वो रहते हैं, उनका क्या हैबिटेट होता है। फिर अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रमोट करना कि कैसे मरीन टर्टल्स को और उनके हैबिटेट को कंजर्व किया जा सकता है। फिर लाइवलीहुड एनहांस करना जो कोस्टल कम्युनिटी रहती है उनको, ठीक है। फिर इंक्रीज करना नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन को इंक्रीज करना मरीन टर्टल कंजर्वेशन के लिए। क्लियर इतना? फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है मरीन टर्टल्स इन इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन से मरीन टर्टल्स हैं? तो टोटल 7 स्पीसीज पाई जाती है वर्ल्ड में, उसमें से 5 स्पीसीज जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? इंडिया के कोस्टल वाटर और आइलैंड्स में पाई जाती है। कौन कौन सी है? पहला है ऑलिव रिडले टर्टल, दूसरा है ग्रीन टर्टल, तीसरा हॉक्सबिल टर्टल, चौथा है लोगर हेड और पांचवा है लेदर बैक टर्टल्स। क्लियर है इतना? इंडिया जो है वो होम है टू द लार्जेस्ट नोन नेस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ द ऑलिव रिडले टर्टल। ये तो आप सबको पता होगा। ऑलिव रिडले टर्टल जो है उसका नेस्टिंग साइट क्या है? गहीर माथा बीच, ऋषिकुलिया रिवर के पास में उड़ीसा में। ठीक है, वहां पर ये सारे लोग मास नेस्टिंग करती हैं। जो फीमेल ऑलिव रिडले टर्टल्स होते हैं वो साथ में आकर मास नेस्टिंग करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अरीबाडा बोलते हैं। ठीक है, गहीर माथा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रुकरी है ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स का। ठीक है, लेदर बैक टर्टल जो होते हैं वो लार्जेस्ट ऑफ 7 स्पीसीज ऑफ दी सी टर्टल। ये बहुत बड़ा साइज में बहुत बड़ा दिखता है और ये सिर्फ इस सब जगह पाया जाता है इन ऑल ओशियन एक्सेप्ट आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशन में नहीं पाया जाता क्योंकि ये बहुत कोल्ड रीजन है, यहाँ पर ये नहीं पाया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारे एक सेकेंड, आप ये सारे पढ़ सकते हैं। ऑलिव रिडले टर्टल वल्नरेबल में आता है, ग्रीन जो है वो एंडेंजर्ड में आता है, हॉक्सबिल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, लेदर बैक जो है वो वल्नरेबल में आता है और लॉगर हेड जो है वो भी वल्नरेबल में आता है। ठीक है, उड़ीसा ऑलिव रिडले कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा का आप मेन याद रखिए, ऋषिकुल्या रिवर, गहीर माथा रिवर और देवी रिवर में पाया जाता है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा अफ्रीकल एलिमेंट्स। अभी अभी आईयूसीएन ने क्या किया है? सवाना एलिफेंट जो होता है उसको कैटेगराइज कर दिया है एंडेंजर्ड की तरह और लाइटर फॉरेस्ट एलिफेंट जो होता है उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बताया।
ये जो दो स्पीसीज है वो अफ्रीकन एलिफेंट की स्पीसीज हैं और इनको खतरा इसलिए क्योंकि इनकी पोचिंग होती थी आइवरी और ह्यूमन एनक्रोचमेंट के लिए। जो फॉरेस्ट एलिफेंट होते हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। मतलब ये जो फॉरेस्ट एलिफेंट्स है ना वो कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल अफ्रीका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और सवाना एलिफेंट जो है वो सब सहारन अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो लार्जेस्ट लैंड एनिमल है अर्थ के ऊपर। ठीक है, इससे बड़ा अभी तक कोई लैंड एनिमल नहीं पाया जाता। एशियन एलिफेंट्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स के कंपैरिजन में, और इनका जो लार्ज फैन शेप ईयर्स होता है स्मॉलर होते हैं कंपेयर टू द अफ्रीकन स्पीसीज। कुछ मेल एशियन एलिफेंट्स होते हैं उनको टस्क होते हैं, जबकि मेल और फीमेल दोनों अफ्रीकन एलिफेंट को टस्क होते हैं। एशियन एलिफेंट की 3 सब स्पीसीज हैं, इंडियन, श्रीलंकन एंड सुमात्रन। 3 तरह के एलिफेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इंडियन एलिफेंट्स की अगर हम बात करें तो वो जो फीमेल एलिफेंट्स होते हैं वो हर्ड में हमेशा लीडर होती है। उनकी एज जो होती है वो 60 to 70 ईयर्स होती है और ये लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है ऑल मैमल्स के कंपैरिजन में। 22 मंथ्स का इनका जेस्टेशन पीरियड होता है। ह्यूमंस का 9 मंथ का होता है और एलिफेंट्स का 22 मंथ्स का होता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अब हमारी न्यूज में है इंडियन राइनो विजन। इंडियन राइनो विजन जो है उसमें क्या किया गया है, ट्रांसलोकेट किया गया है 2 राइनोस को कहाँ पर, मानस नेशनल पार्क में। कहाँ से? पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम से। अब ये दोनों ही असम में, पोबितोरा भी असम में है और मानस नेशनल पार्क भी असम में। तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 2 राइनोस को मानस नेशनल पार्क में शिफ्ट किया गया है, ये न्यूज में था। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, राइनो टास्क फोर्स ने टारगेट किया है कि वो राइनो पॉपुलेशन को 3000 तक ले आएंगे 2020 में, और इन द 7 प्रोटेक्टेड एरियाज इन आसाम। मतलब 7 प्रोटेक्टेड एरियाज जो है राइनोस के आसाम में, वहां पर उनकी पॉपुलेशन को 3000 करना है। कौन कौन से हैं? काजीरंगा आपको पता होना चाहिए, पोबितोरा है, ओरांग है, मानस नेशनल पार्क है, लौखोबा है, बुराचापोरी नेशनल पार्क है और दिब्रू साइखोवा है। ठीक है, अब 3 जो स्पीसीज है वो इंडियन एशियन राइनोज में है। वो कौन कौन सी है? सुमात्रन राइनोज, एक सेकेंड, एक है सुमात्रन राइनोज, जावन राइनोज और इंडियन राइनोज। इनमें से इंडियन राइनो जो है वो लार्जेस्ट है। ये एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान एंड पाकिस्तान में ये पाए जाते हैं और ये वल्नरेबल है। ऐसे सुमात्रन राइनोज जो है उनके 2 हॉर्न होते हैं। जावन राइनो और इंडियन राइनो के 1 हॉर्न होते हैं। क्लियर है? व्हाइट राइनो और ब्लैक राइनो जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीकन राइनोज होते हैं और ये दोनों ही 2 हॉर्न राइनोज होते हैं। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट अब देखिए, इंडिया फर्स्ट इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन जो है वो फेल हो गया है। मतलब इंडिया में पहली बार इंटरस्टेट, मतलब 2 स्टेट के बीच में टाइगर को ट्रांसलोकेट किया गया था, पर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है। क्यों फेल हुआ है वो हम बाद में बताएंगे। ये 2018 में क्या किया गया था, मध्य प्रदेश से 2 टाइगर्स को कहाँ पे ले जाया गया था, उड़ीसा में ले जाया गया था। ठीक है, तो ये वापस आ गए हैं और टू उड़ीसा रिटर्न होम, फ्रॉम मध्य प्रदेश टू उड़ीसा रिटर्न होम, मतलब घर वापस आ गए। मध्य प्रदेश से उड़ीसा शिफ्ट किया गया था। अब देखो कौन कौन से 2 बिग कैट्स थे। एक तो मेल था जिसका नाम महावीर था, जो कान्हा टाइगर रिजर्व में रहता था। मतलब मेल आप समझ लीजिए, कान्हा भी मेल है, महावीर भी मेल है। और सेकंड फीमेल जो थी वो सुंदरी थी, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में थी। इनको रिलोकेट किया गया था सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। ठीक है, अब रिलोकेशन का 2 पर्पज होते हैं, या तो जहाँ पे एक्सेस टाइगर है वहां से टाइगर पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए, या फिर टाइगर्स को ऐसे एरिया में रीइंट्रोड्यूस करने के लिए जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, अब इशू क्या आए थे इस प्रोजेक्ट के साथ में, तो क्या हुआ था, विलेजर्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विलेजर्स के बीच में। लो प्रे बेस था, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो गए थे। फिर जो डेथ हो गई थी मेल टाइगर की ड्यू टू द पोचिंग की वजह से मेल टाइगर की डेथ हो गई थी। ट्रांसलोकेशन जो था वो मतलब बहुत जल्दबाजी में किया गया था। ना ही फील्ड स्टाफ ना ही टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट प्रिपेयर्ड थे इसके लिए। ठीक है, दोनों ही प्रिपेयर्ड नहीं थे। अदर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, ऐसा ही एक प्रोजेक्ट उत्तराखंड में भी किया गया था। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट किया गया था टाइगर को। ठीक है, इसको किसने अप्रूव किया था? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 2016 में अप्रूव किया गया था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर में। राजाजी टाइगर रिजर्व जो है वो शिवालिक रेंज ऑफ हिमालय में लोकेटेड है, और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में लोकेटेड है।
इट वॉज द फर्स्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। ये जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो पहला था जो प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के अंदर आया था। क्लियर है इतना। अब है एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड। अब एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड में क्या है, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उन्होंने रिसीव किया है एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड। देखो ये अवार्ड जो है वो किस कैटेगरी में दिया जाता है, इनोवेशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ द वाइल्ड नेट के अंदर दिया जाता है। अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द यूनेप, यूनेप ने प्रेजेंट किया है किसको, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को दिया गया है। अर्लियर हैज रिसीव द अवार्ड इन द सेम कैटेगरी, पहले भी इसको मिल चुका है सेम कैटेगरी में 2018 में। अब इनका ऑपरेशन वाइल्ड नेट जो है उसका एम क्या होता है, ये क्या करते हैं, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो होती है ओवर इंटरनेट यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इनके लिए क्या कहते हैं, लोगों का अटेंशन खींचते हैं। ठीक है, ये सारे काम होते हैं। एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड एक्सीलेंस इन द कंट्रोलिंग ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंटल क्राइम। अगर आप ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंटल क्राइम को रोकने के लिए कुछ कंट्रोल करते हो, कुछ पॉलिसी बनाते हो या अवेयरनेस फैलाते हो तो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारी मियावाकी टेक्निक ऑफ द अर्बन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये एक टेक्निक है कि देखो क्या हुआ है, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल ने ये मियावाकी टेक्निक को यूज किया है अर्बन फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। मियावाकी टेक्निक क्या है, एक अफॉरेस्टेशन मेथड है जिसमें फॉरेस्ट को ग्रो किया जाता है। जापानीज बॉटनिस्ट है अकीरा मियावाकी, उनके मेथड के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारी फॉरेस्ट की लेयर को कंप्रेस किया जाता है जैसे कि श्रब्स, ट्री, कैनोपीज को स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, और फिर वो ही ग्रो होके एक टीनी फॉरेस्ट बन जाता है। इसमें क्या होता है, 3 से 4 सैपलिंग पर स्क्वायर मीटर में लगाई जाती है। 30 और उससे ज्यादा स्पीसीज जो होती है प्लांट्स की ग्रो की जाती है। मल्चिंग की जाती है, नेचुरल वाटर रिटेंशन किया जाता है, परफोरेशन मटेरियल का यूज किया जाता है। और ये जो साइट है वो मेंटेन की जाती है 2 से 3 साल, उसके बाद ये खुद ही सेल्फ सस्टेनेबल हो जाती है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है हमारा कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान। देखो कोस्टल रेगुलेशन जोन मैनेजमेंट प्लान ये न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि अभी अभी गोवा में इसके लिए कंट्रोवर्सी हो गई थी। जो कोस्टल रेगुलेशन जोन मैनेजमेंट प्लान आया था उसको लोकल्स ने, वहाँ के एनवायरमेंटलिस्ट ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, क्योंकि इसमें जो रीजोनिंग था बीच एरियाज का अकोमोडेटिंग एलिजिबली इलीगल कंस्ट्रक्शन को अलाउ कर दिया था, ऐसे कुछ हो गया था। ठीक है, फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन मैनेजमेंट प्लान कौन प्रिपेयर करता है ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल सेंटर फॉर द सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट करता है चेन्नई वाला, और रिसर्च इंस्टीट्यूट अंदर ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज के अंदर में होता है। क्लियर है इतना। इसका एम क्या होता है, मेनली ये क्या करता है, सिक्योर करता है लाइवलीहुड ऑफ द फिशिंग कम्युनिटी एंड द अदर लोकल कम्युनिटीज जो कोस्टल एरियाज में रहती है, उनका लाइवलीहुड सिक्योर करना, फिर कोस्टल स्ट्रेचेस को प्रोटेक्ट करना, और यूनिक एनवायरनमेंट और मरीन एरिया के डेवलपमेंट को प्रमोट करना सस्टेनेबल मैनर में। साथ में ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है सेटिंग अप एंड एक्सपांशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। जो कोस्टल रेगुलेशन जोन होता है वहां पे कोई भी इंडस्ट्री का एक्सपांशन ना हो, ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। 2018 में कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन रिवाइज किया गया था जिसमें उन्होंने एक्टिविटीज को एनहांस किया था बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल आल्सो रिस्पेक्टिंग द कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स ऑफ द कोस्टल रीजन। मतलब कि उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को तो प्रमोट करने का लिए बोला था, लेकिन बोला था कि साथ में कंजर्वेशन होना चाहिए कोस्टल रीजन्स का। क्लियर है इतना। फ्लोरा एंड फोना जो न्यूज में रहे, पहला है वीनस फ्लाईट्रैप। ये क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि इसमें मिला है कि जो प्लांट है वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। फिर दूसरा है लेंटाना कमारा। लेंटाना कमारा जो है ये क्या है, ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है जो 40% इंडिया के टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। ये वर्ल्ड की 10 वर्स्ट इन्वेजिव स्पीसीज में में माना जाता है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर को भी टॉलरेट कर सकता है। फिर है मैंडरीन डक। ये एक माइग्रेटरी वर्ड है जो मेनली कहाँ पर होती है, रशिया, कोरिया, जापान एंड पार्ट्स ऑफ चाइना में होती है। ये कोई थ्रेटेंड वर्ड नहीं है, लेकिन इसका रेयर अपीयरेंस है, मतलब ये पाई बहुत कम जाती है। और रिसेंटली इसको स्पॉट किया गया मगुरी मोटापुंग बैटलैंड ऑफ आसाम में। क्लियर है इतना। फिर है कोयलकनाथ। रिसेंटली क्या हुआ, कोयलकनाथ को डिस्कवर किया। ये क्या है, एक जाइंट फिश है जो कि
डायनासोर या उसके पहले के टाइम में रहती थी। ये बहुत बड़ी जाइंट फिश है जो कब इसका टाइम पीरियड था रहने का, डायनासोर या उसके भी पहले। इसका जो फॉसिल मिला है वो 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, मतलब क्रिटेशियस एरा का ये फॉसिल मिला हुआ है। ये जो फर्स्ट इवॉल्व हुई थी आज से 400 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुई थी, ठीक है। उसके बाद इसका जो फॉसिल मिला है वो 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड मिला है। अब ऐसा माना जाता है कि ये एक्सटिंक्ट हो गई थी, बट 1938 में एक लिविंग कोलकनाथ मिली थी, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। क्लियर है इतना। फिर हिमालयन शेरो जो है वो स्पॉट किया गया आसाम के मानस टाइगर रिजर्व में, इतना याद रखना है इसको। ये टिपिकली फाउंड किया जाता है 2000 मीटर से 4000 मीटर्स एल्टीट्यूड पर। अब 3 बैंड रॉज फिंच किसने देखो, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी उन्होंने रिकॉर्ड किया है प्रेजेंस ऑफ न्यू वर्ड जिसका नेम है 3 बैंडेड रॉज फ्लिंच, कहाँ पर, ईस्टर्न हिमालयाज में। क्लियर है। अब 2 नई स्पीसीज डिस्कवर की गई है, 2 नई रेड अल्गल सीबीड स्पीसीज डिस्कवर की गई है। इसमें पहला है हाइपनिया इंडिका, दूसरी है हाइपनिया बुलाटा। हाइपनिया इंडिका दोनों ही कन्याकुमारी में पाई जाती हैं तमिलनाडु के, साथ में हाइपनिया इंडिका जो है वो गुजरात में भी पाई जाती है, लेकिन हाइपनिया बुलाटा जो है वो कहाँ पाई जाती है, दमन एंड दीव आइलैंड्स में पाई जाती है। एक नई बटरफ्लाई की स्पीसीज मिली है, इसका नाम देख लो आप लोग, ठीक है। ये कहाँ पर डिस्कवर की गई है, अगस्त्यमाला जो है वेस्टर्न घाट में, वहां पर ये डिस्कवर की गई है। अब प्रोटेक्टेड एरियाज जो न्यूज में रहे तो देखो, पहला जो गोवा की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये न्यूज में रही क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एम्पावर कम्युनिटी सॉरी कोई रेल प्रोजेक्ट था जो गोवा के ये दोनों नेशनल पार्क से पास हो रहा था। एक तो भगवान महावीर नेशनल पार्क जो था वहां से, और एक मोलाम नेशनल पार्क था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेड फ्लैग कर दिया या बैन कर दिया है, ठीक है। अब ये क्यों फेमस था, क्योंकि यहाँ पे दूध सागर वाटरफॉल है और डेविल्स कैनियन है, ठीक है, इस वजह से ये फेमस है। दूसरा है गुजरात का शत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। शत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये किसका हैबिटेट है, एशियाटिक लॉयंस का और लेपर्ड्स का, ठीक है। और यहाँ पे हर्बीवोर्स भी रहते हैं जैसे कि ब्लू बुल्स रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शत्रुंजय रिवर फ्लो करती है, इस वजह से इसका नाम शत्रुंजय हिल्स रखा गया है। और साथ में यहाँ पे जैन कम्युनिटी का एक पिलग्रिमेज प्लेस है जिसको शत्रुंजय जैन टेम्पल बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो न्यूज में रहा वो है बैम्बनाड लेक। बैम्बनाड लेक क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में इसका जिक्र किया था, इस वजह से। बैम्बनाड लेक जो है वो लार्जेस्ट लेक है केरल की और लॉन्गेस्ट लेक है कहाँ की, इंडिया की। क्लियर है। ओके, यहाँ पे बल्लम काली करके एक इवेंट होता है जिसको स्नेक बोट रेस बोलते हैं। क्लियर। अब मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये भी न्यूज में रहता है। ये सेकंड टाइगर रिजर्व बना है जहाँ पे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट मिले हैं। इसके पहले उड़ीसा के सिमलीपाल रिजर्व है, वहां पर भी ये फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट मिले हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, विंध्या हिल्स जो है मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स रहते हैं। फिर मेघालय का नोंगी खेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी है, नोंगी खेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय में है। ये इंडिया की फर्स्ट बैम्बू ड्वेलिंग बैट विद द स्टिकी डिक्स रिकॉर्ड की गई है यहाँ पर नोंगी खेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। और ये ईस्टर्न हिमालय ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। क्लियर है इतना। फिर उड़ीसा का करलपत्त वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा की है, यहाँ पे 6 एलिफेंट की डेथ हो गई है। क्यों, हीमोग्राफिक स्पेक्टिकेमिया की वजह से यहाँ पे 14 दिन में 6 एलिफेंट्स की डेथ हो गई है। ये कंटेजियस बैक्टीरियल डिसीज है। क्लियर है। फिर है सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये उड़ीसा में है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सतकोशिया स्प्रेड्स अलोंग द मैग्निफिसेंट जॉर्ज ओवर द रिवर महानदी इन उड़ीसा। और सतकोशिया जोर्स, ठीक है, इतना कुछ याद रखने का नहीं है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ ईस्टर्न घाट। इट इज अ नेशनल पार्क एंड अ टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल जो है वो नेशनल पार्क भी है और ये टाइगर रिजर्व भी है। इसका नाम जो है वो सिमूल से लिया है, सिमूल मतलब होता है सिल्क कॉटन ट्री, और इसको यूनेस्को की क्रिटिकल बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ये लार्जेस्ट जोन है सॉइल ट्री का इन ऑल ओवर इंडिया। फिर नेक्स्ट आता है तमिलनाडु का सिरविलीपुत्तूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। सिरविलीपुत्तूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु का है। ये इंडिया का 51st टाइगर रिजर्व बन गया, 51वां टाइगर रिजर्व बना है श्रीविलीपुत्तूर मेगा मलाई, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं तमिलनाडु में।
उसके अलावा आते हैं हम उत्तराखंड के ऊपर। उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि नंदा देवी में ग्लेशियर ब्रोक हुआ है जोशीमठ के पास में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इसके वजह से एवलांचे आया अलकनंदा रिवर में, इस वजह से ये न्यूज में रहा। ठीक है, इसीलिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नंदा देवी जो पीक है वो सेकेंड हाईएस्ट पीक है हमारे इंडिया की। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। पहली जो है वो कौन है, कंचनजंगा है। फिर आता है देवलसारी रीजन। देवलसारी रीजन तो टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है उत्तराखंड की। ये रिच इन बायोडाइवर्सिटी है और रेयर डे फ्लाइंग मोथ यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर है। अदर कंजर्वेशन एरियाज आप देख लीजिए। देखो, इंडिया का पहला सेंटर फॉर दी वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है, ये आप याद रख सकते हैं। चिपको मूवमेंट याद रख सकते हैं, क्योंकि चिपको मूवमेंट जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था। बर्थ प्लेस है चिपको मूवमेंट की, और यहाँ पे ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ, इस वजह से ये न्यूज में है। ठीक है, अब ये एक नॉन वायलेंट एगिटेशन था। इसको किसने स्टार्ट किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में स्टार्ट किया था। इसकी जो लोकल वुमेन थी, वो मेन मूवमेंट की पार्टिसिपेंट थी, वो थी गौरा देवी, सुदेशा देवी और बचनी देवी। ठीक है, ये चिपको मूवमेंट जो है वो गांधीयन फिलोसफी और पीसफुल रेजिस्टेंस से इंस्पायर्ड है। चिपको मूवमेंट जो ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था वो बिश्नोई कम्युनिटी के द्वारा किया गया था राजस्थान में। ठीक है, 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको बनाया गया है, हैदराबाद सिटी को बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पहला टॉपिक है वो हमारा है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। अब ये न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि जो 20th एडिशन है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का, उसकी वजह से। ठीक है, तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई है, ऑनलाइन समिट हुई है, 20th एडिशन था इसका। अब ये इसकी थीम आपको याद रखनी है, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। ठीक है, जितनी भी सबमिट होती है ना, उनकी थीम आपको जरूर याद रखनी होती है, तो इसकी थीम भी आप याद रखिए। और इवन आप क्या कर सकते हैं, जैसे पूरे ईयर का कौन कौन सी सबमिट हुई है, उनकी क्या क्या थीम है, एक पेज पर या नोटबुक में एक अलग सेक्शन बनाकर लिख सकते हैं। तो थीम आप सबमिट में लिख सकते हैं, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। अब इसमें की पार्टनर कौन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये तीनों मिनिस्ट्री जो है इसकी की पार्टनर्स हैं। अब ये लोग ये जो सबमिट होती है वो किसके ऊपर होती है, वो सारे गवर्नमेंट्स, बिजनेस लीडर, जो क्लाइमेट साइंटिस्ट होते हैं, उन सबको साथ में लेके आती है, जिससे कि वो फाइट कर सके अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अब एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, टेरी इसका नाम है, इसको टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। ये 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। ये एक इंडिपेंडेंट मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें रिसर्च, पॉलिसी, कंसल्टेंसी एंड इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ये मेनली क्या वर्क करता है, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को प्रमोट करने का काम करता है, इंक्रीज करता है जिससे कि एक्सेस एंड अपटेक बढ़ सके, सस्टेनेबल इनपुट एंड प्रैक्टिसेस का रिड्यूस करने के काम करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली इंडिया में है। ठीक है, न्यू दिल्ली इंडिया में इनका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट जो न्यूज में रहा था वो सिया मतलब सिया इकोसिस्टम अकाउंटिंग। इसमें क्या है, इंडिया ने एक इम्प्लीमेंट किया है न्यू नेशनल स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क सिया इकोसिस्टम अकाउंटिंग, जो क्या करेगा, सर्विसेज देगा दैट नेचुरल इकोसिस्टम प्रोवाइड टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। एक ऐसा इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा जिसमें हम एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हुआ है उसको कॉम्बैट कर सके और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सके। ठीक है, इकोसिस्टम अकाउंटिंग में ये 5 अकाउंट्स बनेंगे, इकोसिस्टम एक्सटेंट अकाउंट, इकोसिस्टम कंडीशन अकाउंट, इकोसिस्टम सर्विस फ्लो, मॉनिटरी इकोसिस्टम और थीमेटिक इको अकाउंट। अच्छा, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट थी इसमें ध्यान रखने वाली, नेचुरल कैपिटल क्या होता है, तो नेचुरल कैपिटल मतलब वर्ल्ड का पूरा स्टॉक नेचुरल असेट्स का। नेचुरल असेट्स में क्या क्या आता है, जियोलॉजी, सॉइल, एयर, वाटर और सारी लिविंग थिंग्स, उसको हम बोलते हैं नेचुरल कैपिटल। कभी यूपीएससी आपसे पूछ ले कि नेचुरल कैपिटल क्या होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, हाँ ओके। नेक्स्ट है, अच्छा
ये जो इंडिया का CIER फ्रेमवर्क है, इसमें इंडिया भी जो है वो 19 कंट्रीज की तरह इसने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ये किसके एफर्ट से हो रहा है, कौन इसको लेड कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको लेड कर रहा है अंडर नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, अब ये जो एनकेव्स होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, मेन स्ट्रीम नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड द वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज को वैल्यूएशन करने का इनका काम होता है। और इनको फंड कौन करता है, यूरोपियन यूनियन करता है। ठीक है, उसके साथ यूएनएसपी, यूनैप और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी इसको फंड करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। अब ये जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट एवर जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, कहाँ पर, लेह में। ठीक है, हमारी जो यूनियन टेरिटरी है लेह लद्दाख, वहां पे पूगा विलेज जो है ईस्टर्न लद्दाख का, वहां पे क्या किया गया है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या किया जाता है, जियोथर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, जो हमारी अर्थ क्रस्ट की जो एनर्जी, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, उसका यूज करके हम पानी को गर्म करते हैं, उस गर्म पानी की स्टीम बनाकर हम टरबाइन को रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करते हैं। उसके बाद वो जो पानी होता है उसको ठंडा करके कूलिंग टावर में वापस से अर्थ के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट ना हो। क्लियर इतना। इंडिया में ये ऐसे 7 जियोथर्मल प्रोविंसेस हैं जहां पर जियोथर्मल का काम चल रहा है। एक तो हिमालय, ठीक है, फिर हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट कोस्ट में महाराष्ट्र, कैम्बे, खंबात, सोन, नर्मदा, तापी, तातापानी और गोदावरी, महानदी, बांकरेश्वर, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, अब जियोथर्मल एनर्जी का हाउसेज में भी यूज होता है, फार्म्स में भी यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल वर्क में भी यूज होता है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है प्रमोट करने के लिए, तो इंडिया ने जियो थर्मल एनर्जी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रिलीज किया था, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इनके की गोल्स क्या हैं कि इनको 1000 मेगावाट एंड 20 मेगावाट जियो थर्मल एनर्जी की कैपेसिटी बिल्डअप करनी है टिल 2022, और 2030 तक कितनी करनी है, 10,000 मेगावाट थर्मल वाली और 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी वाली बाय 2030। ओके, नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, ऑल इंडिया लेवल पे जो हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो 7.2% रीच कर गई इन फर्स्ट 4 आवर ऑफ द इथेनॉल सप्लाई ईयर। अब देखो इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, इसमें हमारी एक नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है 2018 के, जिसमें हमने 2 टारगेट रखे थे। पहला टारगेट है कि जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो करना है पेट्रोल के साथ बाय 2030, और 5% ब्लेंडिंग करना है बायोडीजल की डीजल के साथ 2030 के। ये 2 हमारे टारगेट है 2030 के। और एक शॉर्ट टर्म टारगेट है, पहला जो माइलस्टोन है उसका वो है 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग अचीव कर लेना है हमको पेट्रोल के साथ 2022 तक। अब ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि गोवा और कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने 9.5 to 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर दी है पेट्रोल की, जो कि 2022 के टारगेट के एकदम पास में है। समझ में आया? ठीक है, अब ये इथेनॉल ब्लेंडिंग जो होती है वो फीड स्टॉक से भी होती है, मोलासेस से भी होती है अलग। इसके बायोफ्यूल्स की जो कैटेगरीज हैं वो 3 जनरेशन की होती है। फर्स्ट जनरेशन में ये लोग फीड स्टॉक यूज करते हैं जैसे कि सीरियल्स वगैरह। सेकंड जनरेशन में नॉन फूड क्रॉप्स यूज करते हैं जैसे सेल्यूलोजिक बायोफ्यूल्स। थर्ड जनरेशन में ये लोग ऑयल ऑफ एल्गी को यूज करते हैं, और फोर्थ जनरेशन बायोएथेनॉल टेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। समझ में आया? अब बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो ये आप कंबशन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है पेट्रोल डीजल कार से या फिर व्हीकल से, वो कम हो जाएगा। ठीक है, गेन फॉर दी शुगर मिल्स और सरप्लस शुगर केन, क्या होगा, जो भी शुगर, क्योंकि जो हमारी इथेनॉल होती है वो शुगर केन और शुगर मिल से बनती है, तो उनके लिए भी फायदा हो जाएगा। इम्पोर्ट रिडक्शन हो जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो फ्यूल का इम्पोर्ट है वो हमारा कम हो जाएगा। तो हमारी जीडीपी का ये वाला जो पार्ट है जो फ्यूल के इंपोर्ट में जाता है वो हम कहीं और यूज कर सकते हैं, और ये फार्मर्स की इंक्रीज इनकम को भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट है हमारा अर्थ आर 2021। ये देखो 27 मार्च को अर्थ आर सेलिब्रेट किया गया था 2021 में।
इसकी थीम क्या है, देखो थीम इसकी भी याद रखना है आपको, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, ये इसकी थीम है। अब इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसको ऑर्गेनाइज करता है। ये 1 आवर का लाइट आउट इवेंट होता है जो 8:30 से 9:30 हुआ था, और ये एंड ऑफ मार्च में होता है। क्लियर है इतना, तो ये बार 27 मार्च को हुआ था। इसमें क्या होता है, जो भी नॉन एसेंशियल लाइट्स होती है उनको टर्न ऑफ करना होता है 1 घंटे के लिए। और ये जो इवेंट स्टार्ट हुआ था सिडनी ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुआ था 2007 में, फिर बाद में और भी लोगों ने, टोटल 185 कंट्रीज जो है आज इसमें पार्टिसिपेट करती है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लोगों को यूनाइट करना, एनवायरमेंट इश्यूज के साथ लड़ना, ये सारी चीजें। दिल्ली ने क्या किया था, 334 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सेव की थी ड्यूरिंग अर्थ आवर। क्लियर है इतना। अब देखो एक और चीज आपको याद रखनी है, वर्ल्ड अर्थ डे कब आता है, 22 अप्रैल को आता है। ओके, ये एक इंटरनेशनल इवेंट है। 2021 में इसकी 51st एनिवर्सरी बनाई गई थी, और इसकी थीम रखना है रीस्टोर आर अर्थ, ये इसकी थीम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब हमारा नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। 2 रिवर को लिंक करने की परमिशन दे दी है जल शक्ति मिनिस्टर्स ने, और किस किस को दिए, 2 स्टेट इसमें इन्वॉल्व है, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। किस किस को लिंक किया जा रहा है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इसमें केन रिवर का वाटर जो है, जो सरप्लस वाटर है, वो कहाँ दिया जाएगा, बेतवा रिवर में फ्लो किया जाएगा। और ये केन और बेतवा दोनों ही किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। क्लियर है इतना। 2 फेज में इसका काम होगा, ये आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट किसने दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। सर आर्थर कॉटन ने इसको प्रपोज किया था 1850s में, बाद में इसको कंटिन्यू किया था KL राव ने। टोटल कितने प्रोजेक्ट है, 30 रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। इसको पहले नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान भी बोला जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर जो सरप्लस रिवर्स है, बेसिन्स है, उनसे वाटर डेफिशिएंट एरिया में क्या होता है, वाटर सप्लाई किया जाता है थ्रू कैनाल्स या कैसे भी, जिससे कि फ्लड से भी बचा जा सके, ये सारी चीजें होती है। अब नेक्स्ट जो न्यूज में था वो है जल जीवन मिशन अर्बन। जल जीवन मिशन अर्बन को किसने अनाउंस किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अनाउंस किया था यूनियन बजट 2021-22 में। इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है जल जीवन मिशन अर्बन के, कि ये क्या करेगा, विलेज में पाइप्ड वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, फिर रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज प्रोवाइड करेगा एग्जिस्टिंग सोर्स से ही। ग्रे वाटर मैनेजमेंट करेगा, मतलब जो फीकल वेस्ट वाटर है उसको क्या करेगा, मैनेज करने का काम करेगा। उसके अलावा वाटर क्वालिटी लेबोरेटरी, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड सर्विलेंस, रिसर्च डेवलपमेंट, नॉलेज सेंटर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग बनाएगा कम्युनिटीज के लिए। अब इसकी फंडिंग मेन आपको याद रखनी है, सेंट्रल जो है वो यूनियन टेरिटरी को 100% फंड देता है। 90% फंड दिया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न एंड द हिली स्टेट्स को दिया जाता है। 50% दिया जाता है ऐसी सिटी जहाँ पे लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन है। 25% दिया जाता है जिसमें मिलियन प्लस पॉपुलेशन है। क्लियर है। चलिए, इस ये क्या होता है, ये 3 ट्रेंचेस में पूरा किया जाता है। 20:40:40 की 3 इंस्टॉलमेंट होती है। उसके बाद ये आउटकम बेस्ड ऑन आउटकम अचीव्ड एंड द क्रेडिटेबल एक्सक्लूजन है, मतलब पहला आपको पहला वाला इंस्टॉलमेंट दे दिया जाएगा, उसका आउटकम आएगा, मतलब उतना आपने बिल्डअप कर लिया है तो आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिलीज किया जाएगा। सेकेंड का भी आपने काम कर लिया है तो ही आपको थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट रिलीज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। ऐसे ही जल जीवन मिशन रूरल भी आया था 2019 में, जिसमें उन्होंने हर घर नल से जल योजना स्टार्ट की थी, जिसमें 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे देना था हर रूरल हाउस होल्ड को। उसको बोलते हैं हर घर जल से नल योजना। ये 2019 तक की गई थी, और ये जो हाउस टैप कनेक्शन प्रोवाइड करने हैं वो 2024 तक पूरे कर देने हैं, ऐसा इनका एम था। अब नेक्स्ट है हमारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। इसमें मेन जल शक्ति अभियान में क्या किया गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे ध्यान दिया गया है। और जल शक्ति अभियान की जो थीम थी वो थी कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन। और ये इसकी टैगलाइन जो जिसके थ्रू ये लॉन्च किया गया था वो था कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। जब भी पानी गिरे, जहां भी गिरे, उसको क्या करना है, कैच करना है। कैसे करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना के। कौन बनाएगा, तो रेन सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। कलेक्टर्स म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो उनको गाइड करेंगी। उसके अलावा इनका एक्टिविटीज जो होती हैं वो मेनली क्या होती है, देखो पहले तो जितना भी वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स हैं
उनमें पानी लेके आना है थ्रू द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग या चेक डैम्स के थ्रू। जो भी एनक्रोचमेंट्स हो रही है, डीसिल्टिंग हो रही है टैंक्स की, उसको रिमूव करना है जिससे स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है चैनल में, जो वाटर लेके आ रही है कैचमेंट एरियाज में, अगर वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उसको हटाना है। और जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है उनको रिपेयर करना है, जैसे कि बोरवेल्स हुए या फिर स्टेप वेल्स हुए पुराने, उन सबको भी क्या करना है, क्या करना है, सॉरी, रिपेयर करना है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो भी हमारा रेन वाटर आता है उसको कहीं ऐसी जगह पे कलेक्ट कर लिया जाता है जिससे, या स्टोर कर लिया जाता है जिससे बाद में उसको रीयूज किया जा सके। इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऐसे 5 तरह की होती है। एक होती है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, रूफटॉप पे जब पानी स्टोर किया जाता है उसको पाइप के थ्रू एक स्टोरेज टैंक में डाल दिया जाता है। एक सरफेस रन ऑफ वाटर, जो भी रोड्स, ग्राउंड, हिल्स, जहाँ जहां से भी पानी रन ऑफ होके जा रहा है उनको क्या किया जाता है, एक टैंक में स्टोर किया जाता है या कहीं पे अंडरग्राउंड स्टोर किया जाता है। फिर रिचार्ज पिट्स बनाई जाती है जहाँ पे क्या होता है, जो भी एडजेसेंट हिल या फील्ड से जहां से भी पानी आ रहा है वहां पे स्टोर कर लिया जाए और फिर उनको इरिगेशन या अदर कोई पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। गली प्लग्स बनाए जाते हैं, एक स्मॉलर पिट्स होती हैं जहां पे जो भी रेन वाटर होता है वो रन थ्रो होके क्या हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है। कॉन्टूर्स भी गली प्लग्स की तरह होती हैं बट नैरो और लॉन्ग बैंड्स होते हैं इनमें। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल फूड सिस्टम। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इंडिया ने पहला नेशनल डायलॉग ऑन एग्रीकल्चर फूड सिस्टम फॉर एक्सप्लोरिंग नेशनल पाथवे टुवर्ड्स क्रिएटिंग सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फूड सिस्टम। मतलब इंडिया ने पहला नेशनल डायलॉग दिया है एग्रीकल्चर फूड सिस्टम में, जो कि दिल्ली में हेल्ड हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम किया है, इस वजह से ये न्यूज में था। फर्स्ट एवर यूएन फूड सिस्टम समिट जो हुई थी सितंबर 2021 में होगी, जो क्या बताएगा, एक्शन फॉर चेंज इन द ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम। ये जो एग्री फूड सिस्टम है ग्लोबल का, उसको चेंज करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज देगा। ये समिट जो है वो फोकस करेगी ऑन द पाथवेज टू शेप फूड सिस्टम नेशनली एंड ग्लोबली टू एक्सेलरेट द प्रोग्रेस इन द सस्टेनेबल गोल्स 2030। मेनली फोकस करेगी फूड सिस्टम को शेप करने में, नेशनली भी और ग्लोबली भी, जिसके वजह से जो सस्टेनेबल गोल है 2030 तक उनको हम अचीव कर सके। क्लियर है? इसके 5 ट्रैक होते हैं, ट्रैक 1 2 3, आप ये पढ़ लेना, मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया है। इंडिया जो है वो फोर्थ वाले ट्रैक का पार्ट है, जिसमें एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करना है फार्मर्स को। ठीक है, और बाकी सारी जगह भी पार्टिसिपेट करता है। सस्टेनेबल फूड सिस्टम एक फूड सिस्टम है जो क्या करेगा, डिलीवर करेगा फूड सिक्योरिटी को एंड न्यूट्रिशन फॉर ऑल इन सच अ वे दैट, मतलब सस्टेनेबल फूड सिस्टम में फूड सिस्टम जो है वो फूड सिक्योरिटी डिलीवर करेगा और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा सबको। ये प्रॉफिटेबल होना चाहिए थ्रू आउट, और सोसाइटी को इससे बेनिफिट होना चाहिए, पॉजिटिव और न्यूट्रल इम्पैक्ट होने चाहिए एनवायरमेंट के ऊपर, और फ्यूचर जनरेशन की नीड को ध्यान में रख के ये सब कुछ डिजाइन किया जाना चाहिए। क्लियर है इतना? अब अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में आप देख लीजिए, सोलर आउटशाइन विंड पावर्स इन द टोटल कैपेसिटी। जो सोलर है, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो है सोलर पावर की काफी अच्छी हो गई। ये सारी चीजें बताई है। हमारी जो टारगेट है इंडिया का वो आपको याद रखना है, 175 गीगावाट है टिल 2022, जिसमें कि 100 गीगावाट तो सिर्फ सोलर पावर का ही है। ठीक है, इंडिया ऑल्सो एस्पायर टू अचीव 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 तक 450 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव कर लेगा, ऐसा इंडिया का टारगेट है। अब सोलर गीगावाट क्लब बनाए गए हैं, 9 अफ्रीकन नेशंस ने ज्वाइन किया है गीगावाट क्लब को। ये जो है अनऑफिशियल टैग है नेशंस का, और ये क्या करता है, 1 गीगावाट ऑफ सोलर पावर को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। इंडिया बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना है? रामागुंडम तेलंगाना में बना है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 मेगावाट है। ठीक है, और इसको किसने कमीशन किया गया है? इसके द्वारा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने किया है। ओके,
ये एक फ्लोटिंग प्लांट है जहाँ पे फोटो वोल्टाइक पैनल्स लगाए जाएंगे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है वो भी इंडिया में 600 मेगावाट कैपेसिटी है, और ये ओमकारेश्वर डैम जो है नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में वहां पे सेटअप किया गया है। फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट कहाँ पे बनाया गया? राजस्थान में बनाया गया है। और किस स्कीम के अंडर? पीएम कुसुम स्कीम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सर्वेक्षण एवं उत्थान महाअभियान, जो कि जयपुर में हुआ था, वहां उससे ये स्टैब्लिश की गई है, फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट। फिर आएगी गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम किसके? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है गोवर्धन स्कीम। इस पोर्टल में क्या किया जाएगा? ये मेनली जो इम्प्लीमेंट करेगा पार्ट ऑफ द एसबीएमजी, मतलब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को इम्प्लीमेंट करेगा। इसमें क्या है, इनको अचीव करना है? ओपन डेफिकेशन फ्री स्ट्रेटेजी, कैटल्स को मैनेज करना है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करना है, विलेजेस को क्लीन रखना है, और रूरल हाउस होल्ड्स की इनकम को इंक्रीज करना है, और एनर्जी का जनरेशन करना है फ्रॉम दी कैटल वेस्ट। जो कैटल वेस्ट होता है उससे एनर्जी को क्या करना है? जनरेट करना है। एनर्जी इफिशियंसी एंटरप्राइजेस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर द ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो ये E3 सर्टिफिकेशन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के थ्रू। इनका एम क्या है कि जो टैपिंग करना, यूज एनर्जी एफिकेसी पोटेंशियल इन दिस सेक्टर। इसमें क्या करेंगे ये लोग कि जो भी मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिससे एनर्जी एफिशिएंट ब्रिक बनाई जाए, और ये जो ब्रिक हो वो यूजफुल हो विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। मतलब एनर्जी एफिशिएंट भी हो और एनर्जी कंजर्व करने का भी काम करे, इस वजह से इसको बनाया गया है। अब नेक्स्ट है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल मिशन ऑन नेट जीरो। अब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल मिशन ऑन नेट जीरो पे आया है। इसमें इंडिया ने क्या डिसाइड किया है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेगा बाय 2050। ठीक है, 2050 तक अचीव कर लेगा। नेट जीरो मतलब क्या होता है? देखो, कार्बन न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं नेट जीरो को। इसमें क्या होता है, जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं उतना ही हम उसको क्या करें? सिक्वेस्ट्रेट करें। सिक्वेस्ट्रेट मतलब उसको एलिमिनेट करें। कैसे एलिमिनेट करेंगे? जैसे कि प्लांट्स लगा के, प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है उसको यूज करते हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी कार्बन आपको एमिट करना है आप करिए, लेकिन उसको सिक्वेस्ट्रेट भी करिए। इससे हम क्या कर सकते हैं? नेट जीरो कार्बन को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट विद अ विजन टू इनेबल अ सस्टेनेबल बिल्ट एनवायरमेंट बनाना है हमको। C2 इज अ नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री लेड एंड द इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आया? नेक्स्ट है अब हमारा इको पैक्ट ग्रीन कंक्रीट। अब ये कंक्रीट के लिए हमको क्या करना है कि न्यू लो कार्बन रेंज ऑफ कंक्रीट बनाना है जिसकी परफॉर्मेंस हाई होगी और सस्टेनेबल होगी और सर्कुलर रहेगी कंस्ट्रक्शन में। इसमें क्या रहेगा? 30 से 50% लो एम्बॉडीड कार्बन कंटेंट होना चाहिए हमारी ये कंक्रीट में एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कंक्रीट, और इट हैज द सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी एंड द फिनिश एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल कंक्रीट। ठीक है, ये जो कंक्रीट बनेगी इको पैक्ट ग्रीन कंक्रीट वो ज्यादा सस्टेनेबल होगी, ड्यूरेबल होगी, इसके लिए आएगा। फिर आया है हमारा दिवाली प्लेटफॉर्म। दिवाली प्लेटफॉर्म में क्या है? डच इंडिया वाटर अलायंस फॉर द लीडरशिप इनिशिएटिव। इसमें क्या करेंगे? इंडिया और नीदरलैंड पार्टिसिपेट करेंगे और डिजाइन करेंगे सोल्यूशन फॉर द वाटर रिलेटेड चैलेंजेस के लिए एक साथ मिलकर। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे पोटेंशियल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डच सॉल्यूशन टू रिजॉल्व द चैलेंजेस इन द स्पेसिफिक वाटर चैलेंज्ड साइट्स इन इंडिया विच आर स्केलेबल, सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल। मतलब कि कुल मिला के इंडिया और नीदरलैंड्स आपस में मिलकर वाटर रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं उनको साथ में मिलकर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज में था कार्बन वॉच। कार्बन वॉच क्यों न्यूज में था? क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी बन गया है इंडिया का जिसने कार्बन वॉच को लॉन्च किया है। कार्बन वॉच क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हर इंडिविजुअल पर्सन अपने कार्बन फुटप्रिंट को असेस कर सकता है कि जैसे मैं हूं फॉर एग्जांपल, मैंने दिन भर में कितना कार्बन फुटप्रिंट, मतलब कितना कार्बन एमिशन हुआ मेरी वजह से, उसको असेस कर सकता है। तो इसके वजह से कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस दैट आर जनरेटेड बाय आवर एक्शन। मतलब हम क्या क्या कर रहे हैं उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मैं सुबह वो
तो मैं अगर कार से जाती हूँ तो मेरे थ्रू कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ है बाय फ्यूल। मैं घर आके एसी यूज करती हूँ या कोई भी प्रोडक्ट ऐसे यूज करती हूँ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इससे हमको कार्बन फुटप्रिंट मिल जाएंगे। ठीक है, इस ये जो है वो क्या बनाएगा, पीपल को स्मार्ट सिटीजन बनाएगा और वो केपेबल होंगे अपने कार्बन फुटप्रिंट को एसेस करने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। ये इसमें क्या है, ये इंट्रोड्यूस की गई है एज अ सब स्कीम ऑफ द परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत, जिसमें ट्रेडिशनल और इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, ना ही ये केमिकल ना ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करती है। ये क्या करती है, नेचुरल प्रोसेस से क्या करती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करके नेचुरल फार्मिंग की जाती है। फिर एक आई थी डायरेक्ट सीडेड राइट्स टेक्निक। इसमें क्या है, एक प्रोसेस है राइस क्रॉप को एस्टेब्लिश करने के लिए। इसमें क्या होता है, सीड सोन इन द फील्ड रादर देन बाय ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी। इसमें जो सीड्स होते हैं डायरेक्टली उनको फील्ड में क्या कर दिया जाता है, ग्रो कर दिया जाता है या सोन कर दिया जाता है। ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता सीडलिंग को नर्सरी से, उसमें नहीं लेके आया जाता फील्ड में, इसमें डायरेक्टली सीड्स को ही सोन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोइंग की जाती है प्री जर्मिनेटेड सीड्स के इनटू द पल्ड सॉइल, मतलब जो वेट सीडिंग सॉइल्स होती हैं या वाटर सीडिंग सॉइल, मतलब स्टैंडिंग वाटर की सॉइल है या सीड बेड जो प्रिपेयर किया है, उसमें डायरेक्टली जर्मिनेटेड सीड्स को डाल दिया जाता है। इसके वजह से क्या होता है, लेबर सेव होती है, लेस वाटर रिक्वायरमेंट होती है, लेस ड्रडगेरी चाहिए होती है, अर्ली क्रॉप मैच्योरिटी हो सकती है और लो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। अदर मेथड जैसे आपने पढ़ा होगा SRI टेक्निक, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए प्लांट सॉइल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए रूट ग्रोथ की जाती है। ठीक है, ये एक टेक्निक है अलग से। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी। देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी में पहला जो आया था न्यूज में वो था फ्लड मैनेजमेंट। फ्लड मैनेजमेंट का हमको पता है कि फ्लड मतलब क्या होता है, एक साथ मतलब रिवर जो है वो ओवरफ्लो हो जाती है, उसको हम बोलते हैं फ्लड आना। ये क्या होता है, इन एडिक्वेट कैपेसिटी विद इन द बैंक ऑफ द रिवर्स टू कंटेन द हाई फ्लो। जो हाई फ्लो है उसको कैपेसिटी, मतलब उसकी रिवर की कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको होल्ड कर पाए। इसके वजह से जो रिवर वाटर होता है वो अपर कैचमेंट एरिया में होता है, उसको हम फ्लड बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो नेचुरल कॉज हो सकता है या एंथ्रोपोजेनिक कॉज हो सकता है। नेचुरल कॉज में क्या होता है, हैवी पर्सिपिटेशन हो गया, राइज हो गया, और फिर साइक्लोन्स आ गए, डेल्टा एरिया की सिल्टिंग हो गई, अर्थक्वेक्स आ गए, क्लाउड बर्स्ट हो गए, ये नेचुरल कॉज होते हैं। और एंथ्रोपोजेनिक कॉज मतलब डिफॉरेस्टेशन होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, फिर इनएडिक्वेट ड्रेनेज मैनेजमेंट होना, ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से फ्लड आ सकता है। इंडिया में मोर देन 40 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो फ्लड प्रोन है, मतलब 12% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, फ्लड प्रोन है। अब फ्लड रिलेटेड जो डैमेज है वो इंक्रीज कर रहे हैं डे बाय डे। बिगेस्ट फ्लड डिजास्टर जो हुए हैं लास्ट 10 इयर्स में, उसमें पहला है उत्तराखंड में हुआ था 2013 में, जहाँ पे केदारनाथ में क्लाउड बर्स्ट हो गया था। फिर कश्मीर की जो झेलम रिवर था 2014 में, वहां पे आया था फ्लड। फिर चेन्नई में आया था, केरल में 2018 और 19 साथ में आया था, और पटना में 2019 में आया था। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते रहते वो तो अलग ही है, ये इंडिया के अंदर आए थे जो मेजर फ्लड्स थे, मेजर डिजास्टर थे। अब ये जो फ्लड मैनेजमेंट वाला जो सिस्टम है ना, वो ना स्टेट लिस्ट में आता है ना यूनियन लिस्ट में आता है। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट निकाला था 2005 का, जिसमें उनको डिजास्टर के साथ डील करना है, ये भी इसमें ही इंक्लूड किया गया था। अब इश्यूज क्या है फ्लड मैनेजमेंट में, एक तो हमारी इंडिया में क्या है, मानसून वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन एडुकेट मेंटेनेंस है, फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर जैसे कि एम्बैंकमेंट बनाना, ये सारा कुछ नहीं होता है। फ्लड प्रोटेक्शन वर्क आर डन मोर एज अ फायर फाइटिंग वन इंस्टेड ऑफ प्रिवेंशन प्लान। नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बेनिफिशियरी इन द मेंटेनेंस ऑफ द फ्लड प्रोटेक्शन।
ठीक है। अब इसके अलावा रिकमेंडेशन क्या है कि फ्लड मैनेजमेंट करना चाहिए, वाटर एरिया प्रोग्राम करना चाहिए, स्ट्रक्चर्स मेजर्स लेने चाहिए जैसे कि रिजर्वॉयर बनवाना, एम्बैंकमेंट्स बनाना, इंटरलिंकिंग करना रिवर्स की, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स जैसे फ्लड प्लेन जोनिंग करना या वाटरशेड मैनेजमेंट करना, ये सारी चीजें हमको करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट था क्लाउड बर्स्ट। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि उत्तराखंड में अभी अभी क्लाउड बर्स्ट देखा गया है, और ये कहाँ पर देखा गया है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, टेहरी और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है। क्लियर है? देखो, एक्चुअली क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? क्लाउड बर्स्ट मतलब सडन और एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट होता है, जिसके वजह से थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है थोड़े से एरिया में। तो सडन रेनफॉल इन अ स्पैन ऑफ एन आवर अराउंड रीजन दैट 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। अगर आपने केदारनाथ मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। वहां पे केदारनाथ वाले एरिया में एक साथ बहुत तेज डाउनपोर होता है, मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने पूरा का पूरा बादल फट जाता है, पूरा पानी नीचे आ जाता है। इसको बादल फटना बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसकी वजह से इसके फैक्टर्स क्या होते हैं कि इस वजह से क्लाउड बर्स्ट होता है? तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, और अगर हिल प्लेन्स पे आप कंस्ट्रक्शन करते हो या कॉन्क्रीटाइजेशन करते हो फ्लड प्लेन्स में या रिवर बैंक्स में, तो भी क्या हो जाता है? क्लाउड बस्ट हो जाता है। ये अधिकतर साउथ वेस्ट मानसून सीजन जब स्टार्ट होता है जून में, उस टाइम ही होता है। और इसको रिलीफ ऑपरेशन कौन प्रोवाइड करता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, वो इसमें रिलीफ ऑपरेशंस प्रोवाइड करती है। अब क्लाउड बस्ट का मैकेनिज्म क्या होता है? देखो, ये वाला डायग्राम देखो, इससे आपको समझ में आएगा क्लाउड बर्स्ट मैकेनिज्म क्या होता है। ये जो वार्म एंड मॉइस्ट एयर होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करती है माउंटेन होने की वजह से। जैसे जैसे वो अपवर्ड मूव करती है, कंटिन्यूस राइज होता जाता है एयर मास का, और वो एक लार्ज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बना लेता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बना लेता है, वो इतना हैवी हो जाता है कि वो वाटर रेन को होल्ड नहीं कर पाता है, और क्या होता है, एक साथ पूरा का पूरा पानी सडन डाउनपोर हो जाता है पूरे के पूरे वाटर का, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड डाउनपोर होता है। इसके वजह से बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड्स आते हैं, या इनको क्विक फ्लैश भी बोलते हैं और फ्लैश फ्लड्स भी बोलते हैं, ठीक है। हिली रीजन्स में आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अपवर्ड मोशन होता है एयर का, एलिवेशन 1000 से 2500 के बीच का जो एलिवेशन होता है, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्लाउड बर्स्ट होने के। इतना क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है हमारा अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये न्यूज में क्यों था? ये जो अटलांटिक मेरीडोनियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन मतलब होता है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो अपने वीकेस्ट पॉइंट पे आने वाली है मोर देन अ मिलेनियम में, case in more than a millennium, and climate breakdown in the probable cause। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि गल्फ स्ट्रीम का वीक हो रही है। अब गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये एक वार्म ओशियन करंट है जो कहाँ पे फ्लो करता है? ये वाले रीजन में फ्लो करता है, अटलांटिक रीजन में फ्लो करता है। और इसको गल्फ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से पास होता है, इस वजह से इसको गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। ये एक वार्म ओशियन करंट है, इसके वजह से ये जो नॉर्थ पोल वाला एरिया है उसको ये वार्मिंग इफेक्ट देता है। क्लियर है इतना? अब एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाउंड आइलैंड है जहाँ पे वार्म ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट्स मिलते हैं, मतलब गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक करंट मिलते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पे क्या बनता है? फिशिंग ग्राउंड बनता है। क्लियर है? ये जो ओशियन करंट्स होते हैं वो वाटर टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं ओवर द अर्थ। क्लियर है इतना? चलिए, नेक्स्ट जो रिपोर्ट्स है वो न्यूज में क्यों रही हैं? तो एक रिपोर्ट रिलीज बाय द यूएन डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की ये जो न्यूज रही है, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। वर्ल्ड जो चेंज हो रहा है उसमें फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताया है। इन्होंने बोला कि 18% जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्टेड एरियाज में लाया गया, पहले 14% था। 40% रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है फॉरेस्ट से आती है। 40% एक्सट्रीम पुअर जो है वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। रिमोट एंड पुअरली कनेक्टेड टू द मार्केट। फॉरेस्ट जो होते हैं वो लैंडस्केप ऑफन रिमोट एंड पुअरली कनेक्टेड टू द मार्केट। जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो मार्केट से बहुत कम कनेक्ट होता है। इसके वजह से जो फॉरेस्ट में ड्वेलिंग पीपल होते हैं उनको लाइवलीहुड अपनी मेंटेन करने में और बिजनेस को से मनी अर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। Forests are not frequently considered in the policy decision related to the food security। ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो पॉलिसी रिलेटेड टू द फूड सिक्योरिटी
फ्रीक्वेंटली कंसिडर इन पॉलिसी। देखो, ये जो फूड सिक्योरिटी, हंगर, न्यूट्रिशन, इनसे भी कनेक्टेड नहीं होते। जो भी पॉलिसीज आती हैं वो फॉरेस्ट से कनेक्ट नहीं की जाती हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2020 आया था। पास्ट 6 ईयर में कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से 2020 जो है वो 6 वार्मेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड बना है। मतलब इसके पहले भी 6 साल से क्या है, वार्म होता जा रहा है, ठीक है, अर्थ वार्म हो रही है, इसकी वजह से वार्मेस्ट ईयर बन रहा है। मेकिंग पीस विद द नेचर रिपोर्ट तो यूनेप ने रिलीज की है। वर्ल्ड्स फॉरगेटन फिशेस रिपोर्ट तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसको रिलीज करता है। और इसमें क्या किया है, ये बताते हैं कि जो फ्रेश वाटर फिशेस है वो अभी थ्रेटेंड चल रही है। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 का इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने क्या किया है, रिलीज किया है। फिर ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021, ये भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसको रिलीज करती है। ग्लोबल एनर्जी डिमांड जो है वो इंक्रीज कर गई 4.76% इन दी, और कोल डिमांड 4.5% इंक्रीज कर गई। कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है वो सेकेंड लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज हो रहा है हमेशा। फिर ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक, ये भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ही रिलीज करती है। इसमें बोला है कि इलेक्ट्रिक कार का जो रजिस्ट्रेशन है वो इंक्रीज हुआ है बाय 41% इन 2020, ठीक है। 30% न्यू व्हीकल सेल किया जाएंगे इन इंडिया विल बी इलेक्ट्रिक बाय 2030, ठीक है। नेक्स्ट है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। फिर है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, यूनेप इसको रिलीज करता है। यूनेप मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये इसको रिलीज करता है। कितना फूड अवेलेबल है कंज्यूमर्स को, और कितना फूड जो है वो वेस्ट किया जा रहा है, कितना फूड वेस्ट कर रहे हैं हम, उसके ऊपर है। इंडिया कितना वेस्ट करता है, 50, लोअर देन द नाइजीरिया। नाइजीरिया कितना करता है, 189 केजी पर कैपिटा पर ईयर फूड वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट यही सजेस्ट करती है कि आपको फूड वेस्ट को रिड्यूस करना है, जिससे कि आप फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सके, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सके, मनी को सेव कर सके, और लोअर प्रेशर बनाए हम एनवायरमेंट के ऊपर, ठीक है। इराटा में बस यही है कि आपका PT 365 आपने पढ़ा हो तो उसमें नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, लेकिन उसमें एरर था, उसमें उन्होंने यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। और अब नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा वाला टॉपिक, सोशल इश्यूज हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल है शिवी सिंघल नाम से, इस पे मैंने बुक समरीज डालती हूँ। मैंने एक पूरी बुक समरी की प्लेलिस्ट बना रखी है, फुल तमिलनाडु क्लास 11th एंड 12th हिस्ट्री, ठीक है। ये जो क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे जीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एमपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री। तो मैंने इसकी पूरी समरी वीडियोस बनाए हुए हैं विथ मैप के साथ। मैंने आपको बताया है कि कौन सा इन्वेजन कहाँ से हुआ है, कैसे हमारी कंट्री जो है वो आज ऐसी क्यों है, और कैसे कैसे हमारी इंडिया में लोग आए थे, ठीक है। पूरी टाइमलाइन के साथ बनाया है कि कौन कब आया था। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो प्लीज आप उसको एक बार उसकी समरी फॉलो कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और इसके अलावा विजन IAS PT 365 की भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। इसके पहले के जितने वीडियो अपलोड किए हैं वो उसके अंदर हैं, ठीक है। तो जल्दी ही हम ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जिनका एग्जाम जीपीएससी का है 19 दिसंबर को, तो उनके लिए ये सीरीज काफी बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि जीपीएससी के एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन विजन IAS से आते हैं, क्योंकि उसके अलावा और कोई सोर्स है नहीं इंग्लिश मीडियम की जीपीएससी के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।